नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलता हूं बिहार। आज की जो कहानी है ना, बिहार की है। साल था 2000। ये जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, एक प्रेमी जोड़े की है। लड़की का नाम दीपा और लड़के का नाम रोहित। प्रेम का शुरुआत इनका बचपन से ही हो गया था, लेकिन ऐसा वैसा प्रेम नहीं, दोस्ती। जो दीपा थी ना, अपने नानी के घर जाया करती थी। अब वहीं पर रोहित से मुलाकात हुई थी और कम उम्र में ही दोनों पक्के दोस्त बन चुके थे। दोनों साथ साथ घूमते नानी के गांव में और आम के बगीचे में जाते, पानी के पोखर पे जाते, नदी नहाने जाते। मतलब बचपन में ऐसा ही उनका शुरुआत था। लेकिन समय के साथ धीरे 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 दोनों बड़े होते चले गए। अब जो दीपा थी बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। रोहित भी अब बड़े हो चुके थे, लेकिन उनके साथ में ऐसा कोई रिलेशन नहीं बना था। बिल्कुल उनका जो प्रेम था साफ सुथरा था। मिलते जरूर थे, एकांत में मिलते थे, लेकिन एक मर्यादा में रह करके ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार जो दीपा थी अब नानी के घर आना थोड़ा कम हो चुका था, लेकिन समय अब बदलता जा रहा था। ऐसा हुआ कि लगभग 2 साल जो दीपा थी नानी के घर जा नहीं पाई। अब कॉलेज में चली गई थी, फिर उनको वक्त मिलता ही नहीं था। लेकिन उनके जो प्रेमी थे रोहित, मिलने के लिए उनके कॉलेज के आसपास चले जाते थे, जबकि वहां से काफी दूरी पर था दीपा का कॉलेज, दीपा का घर। अब दीपा के घर तो पहुंच नहीं पाते थे, लेकिन पता था कि दीपा कौन सी कॉलेज में पढ़ती है। अब आसपास में जाके खड़े हो जाते, दीपा का इंतजार करते। अब फिर दीपा जब कॉलेज से छूटती तो कुछ समय जरूर निकालते थे, कहीं बैठ करके आराम से बातें करते थे। अब एक दूसरे से अब मोहब्बत बहुत हो चुकी थी। खैर, ये घटना जो घटी है ना, बड़ा शौक वाली घटना है मेरी नज़र में। तो अब जो दीपा थी ना, अब उनका नानी का देहांत हो चुका था, और देहांत होने के बाद दीपा को नानी से बहुत प्यार भी था। सब लोग अब नानी के घर गए। दीपा अब नानी के घर पहुंच चुकी थी। उसकी नजरें अब रोहित को तलाश कर रही थी, लेकिन रोहित जो थे कहीं नजर नहीं आए। अब क्रियाक्रम होने के बाद, जो भी होता है संपन्न होने के बाद, अब सब जो भी मेहमान थे अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन दीपा का परिवार अभी भी वहीं पर था। और दीपा जो थी ना, अब रोहित को तलाश कर रही थी कि रोहित कहाँ रह गया भाई, इतना दिन हो गया, अब मुझे मिला तक नहीं। और जबकि वो कॉलेज में मिलने के लिए चला जाता था, तो ऐसा कहाँ गया। लेकिन एक लाज संस्कार जो होता है ना लड़कियों में, अब वो पूछे कि तो किससे पूछे। अब शर्म के मारे वो चुप रह गई। लेकिन उसके जो ठिकाना था, जहाँ रोहित का घर था, अब वहाँ पर आती जाती थी कि कहीं रोहित से मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रोहित नजर ही नहीं आए। तब दीपा को लगने लगा कि रोहित कहीं और तो नहीं चले गए, पढ़ाई वढ़ाई कहीं बाहर में तो नहीं कर रहे। कई ख्याल उनके मन में आ रहा था। लेकिन अभी इस गांव में आने से पहले 2 महीना पहले ही तो रोहित मिले थे, और उन्होंने शाम उनके साथ ही गुजारी थी। तब रोहित ने ऐसा कुछ नहीं बताया था कि मैं कहीं और जा रहा हूं, मैं गांव में नहीं रहता हूं। अगर होता तो रोहित जरूर बताता। अब जो दीपा थी ना, अब सोच में डूबी रही कि आखिर रोहित गए तो गए कहाँ, किससे पूछूं। लेकिन अब ऐसा था कि अब क्रियाक्रम तो हो चुका था, रिश्तेदार सब चले गए थे। अब दीपा जो गांव की नदी थी, वहां पर बचपन से जाती थी नहाने के लिए। तो अपने मामा का लड़कियों के साथ में और चले गए कि चलो इस बार भी नदी नहा करके आए जाए।
नदी का स्नान करने का आनंद लिया जाए। बार बार थोड़ी नानी के गांव आ सकते हैं। और दीपा अपनी सहेली के साथ में अपनी जो मामी की लड़की थी उनके साथ में दोपहर का वक्त था और चली गई नदी को नहाने। और नहा अब तैराकी उराकी अच्छी जानती थी, सब करने के बाद वापस लौट रही थी। आगे आगे उनकी सहेलियां चल रही थी और उनकी ममेरी बहन, और सबसे पीछे रह गई थी दीपा। अचानक एक आवाज सुनाई पड़ी। दोपहर का वक्त था, करीब करीब दोपहर का 1 बज रहा था। रोहित ने जैसे आवाज दिया हो, रोहित की आवाज तो पहचान गई थी, लेकिन जब मोड़ के देखी ना तो हैरान रह गई। आवाज तो रोहित का था, लेकिन रोहित कहीं नजर नहीं आ रहा था। और वो रुक करके इधर उधर देखने लगी कि रोहित कभी कभी शरारत भी किया करता था, छुप जाता था और फिर अचानक उनके सामने प्रकट हो जाता था। अब मजाक ही समझी थी कि रोहित आसपास में ही है और वो छुपा हुआ है जैसे पहले किया करता था। और अब वो ढूंढने लगी कि है कहाँ रोहित। और तब तक उनकी सहेलियां, मामी की लड़कियां सब आगे निकल गई थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा नहीं कि दीपा पीछे ही छूट गई है। और वो आवाज दोबारा तिबारा दीपा के कानों में पहुंची। दीपा का नाम ले रहा था, दीपा रुको, दीपा रुको। अब दीपा तो रुक चुकी थी, लेकिन रोहित नजर आए तब ना। रोहित तो नजर ही नहीं आ रहे थे। अब जो भी आम का बगीचा था, पेड़ वगैरह थे, हर तरफ अब दीपा की नजरें ढूंढ रही थी। कभी पेड़ के पीछे जाके देख रही कि रोहित यहां तो नहीं छिपा हुआ है, ऐसे ही किया करता था। लेकिन नहीं, रोहित मिले ही नहीं। और तब जैसे निराश हो गई हो दीपा, वो जानती है कि रोहित यहीं पर है आसपास में और उसके साथ में मजाक कर रहा है। और तब दीपा ने बोला कि देखो रोहित, तुम मुझे बहुत सता चुके हो। अब मैं जानती हूं कि तुम आसपास में ही हो, कहीं पर छिपे हुए हो, लेकिन तुम मुझे नजर नहीं आ रहे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी। अब मैं फिर चल रही हूं अपने नानी के घर। अब पीछे पीछे तुम आवाज लगाते रहना, मैं मुड़ूंगी नहीं। इतना सुनते ही जैसे रोहित एक पेड़ के पीछे से आ चुका था, मुस्कुराता हुआ, और जो हमेशा उसका चेहरा था अब वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए और वही मुस्कुराता हुआ चेहरा दोपहर के टाइम में अब दीपा के पास पहुंच गया। दीपा जब रोहित को देखी तो खुश हो गई थी। अब पूछने लगी तुम मेरे साथ में ऐसा मजाक क्यों कर रहे थे। रोहित उसका कोई जवाब नहीं दिया। अब वो जो मुस्कुरा रहा था उसका चेहरा बिल्कुल अब शांत हो गया था। उसने दीपा का हाथ पकड़ा कि दीपा आओ हम पोखर के पास चलते हैं, जहां हम पहले बैठा करते थे, घंटों बात किया करते थे, चलो उसी जगह पे चलते थे। अब उसी रास्ते पर एक पानी का पोखर भी था। अब फिर दीपा और रोहित चल पड़े उस पोखरे के पास में। वहां पर अब आम का पेड़ भी था और उसकी छाया में वो लोग बैठ करके बातचीत करने लगे। दीपा अब पूछ रही थी कि रोहित, तुम इतने दिनों से मिले क्यों नहीं मुझसे, कहाँ गए हुए थे। मैं तो नानी के अब मौत की खबर सुनते ही मैं यहाँ पर आ गई। अब मेरी नजरें तुम्हारी तलाश कर रही थी, लेकिन तुम कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। कहाँ गए थे और अचानक यहाँ पर तुम कैसे मुझे नजर आ गए, ये बात क्या है, मुझे बताओ। तब जो रोहित थे ना और उदास हो गए थे। कहने लगे कि हाँ दीपा, मैं जरूर बताऊंगा, समय आने दो, अब फिर मैं एक एक बात तुमसे बताऊंगा। लेकिन दीपा कहने लगी नहीं, तुम जो भी बात है मुझसे बताओ, मुझसे कुछ छिपाओ मत। आखिर बात क्या है, तुम कहाँ गए थे, इतने दिनों तक मुझसे क्यों नहीं मिले। और जो रोहित थे कहने लगे कि देखो दीपा, शांत हो जाओ, वक्त आने दो, अब फिर मैं एक एक बात अब तुमसे बात करूंगा। देखो दीपा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे गले लग जाओ, बस मेरी यही अरमान है। और देखो, ये मेरी इच्छा है, इसको तुम पूरा कर दो। अब रोहित इस अंदाज में प्रेम का इजहार कर रहे थे।
दीपा समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रोहित को अचानक क्या हो गया, ऐसे ही को क्यों मांग करने लगे। ऐसा तो कभी करते नहीं थे। हम लोग अलग बैठ कर के और प्रेम का इजहार करते थे, बात करते थे, कस्में भी खाते थे। लेकिन अचानक रोहित को ये क्या हो गया, क्यों कह रहे हैं कि आके मेरे से गले से लिपट जा, ऐसा क्या है। दीपा पूछने लगी कि रोहित, ये तुम क्या बात कर रहे हो, हमने ऐसा प्यार नहीं किया है, हमारा जो प्रेम है पवित्र है। लेकिन रोहित मान नहीं रहे थे, कह रहे हैं कि देखो दीपा, मेरी मन की अभिलाषा है, हाँ तुम इसको पूरा करो। आखिरकार दीपा अब रोहित के बात में आ गई थी कि चलो रोहित का यही इच्छा है तो इसको हम पूरा करते हैं। अब उनकी बाहों में समा गई थी। और इसके बाद ऐसा लगा कि दीपा का कि सर घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है। और इसके बाद दीपा को कुछ याद ही नहीं आ रहा था, जैसे सब कुछ भूल चुकी हो, कहां पर आई हो, किससे मिल रही हो, कौन अभी बात कर रहा है, बस अपना सूझ बूझ जो थी खो चुकी थी। कब उसको होश आया दीपा को, जब नाना के घर से मामा लोग और उनके भाई लोग तलाश करते हुए अब दीपा को आ रहे थे। और दीपा उसी पोखर पर बैठी हुई, सर झुकाई हुई, और ना जाने क्या सोच रही थी, और वो भी अकेले। जब नाना के परिवार के यानी मामा लोग आ करके देख रहे थे दीपा एकांत में बैठी हुई है और वो भी अकेले उदास बैठी हुई है, चेहरा झुकाए हुई है, तो लोग हैरान हो गए कि भाई दीपा तो नहाने गई थी और वो नहाती नहाती यहाँ कैसे पहुंच गई। गए दीपा को अब पूछने लगे कि बात क्या है बेटा, तुम यहाँ पर कैसे आ गई, क्या हुआ तुम्हारे साथ में, कोई बात हो तो हमें बताओ। अब दीपा अब होश में आ चुकी थी, सब कुछ उसको याद आ रहा था कि जब मैं रोहित के बाहों में गई ना, तभी ये मेरे साथ में हुआ, ऐसा क्या क्या रोहित ने। लेकिन दीपा रोहित के बारे में कुछ भी नहीं बताए और कहने लगी कि मामा जी बस गर्मी थी ना, धूप काफी तेज था, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, सहेलियां तो मेरी आगे निकल गई थी, अब मैं इस पेड़ के नीचे पोखर के पास आके बैठ गई थी, अभी भी मेरा सर चकरा रहा है। अब जो मामा माँ थे अब अपना दीपा को ले गए संभाल करके, चलो बेटा घर पर चलो। अब घर में पहुंच करके अब फिर अब जो घर की देसी दवाई ऊपर होती है उसका प्रयोग किया गया, सर मालिश किया गया, और तब दीपा को थोड़ा राहत महसूस हुई थी। लेकिन दीपा उन बातों को सोच रही थी कि आखिर रोहित फिर कहाँ चला गया। हम दोनों तो साथ उस पोखर के पास में बैठे हुए थे, और रोहित कभी ऐसा जिद नहीं किया करता था जो आज कर रहा था। अचानक उसको क्या हो गया जो ऐसा डिमांड वो करने लगा था, ऐसा तो कभी नहीं करता था। अब फिर अचानक गायब कहाँ हो गया उस जगह पर हमें छोड़ करके। दीपा जो थी कुछ समझ नहीं पा रही थी। अब आखिरकार अब अपना परिवार था, मामा मामी का परिवार था, बहुत लोग थे परिवार में, और सब कोई जानता था कि दीपा की तबीयत थोड़ा सा नासाज हो गया है। अब उसका दिल भलाने की कोशिश करने लगे, दीपा ठीक भी हो गई थी। और अगले दिन भी अब ऐसा उसकी नज़रें जो थी रोहित को तलाश कर रही थी, उसके घर के आसपास अब दीपा घूम भी रही थी, देख रही थी, लेकिन रोहित नजर नहीं आ रहा था। अब वही सोच रही थी कि आखिर रोहित रहता कहाँ पर है। रोहित सिर्फ वहां पर मिला था, इसके बाद मैं उसको देख नहीं पाई। जरूर उसके साथ में कुछ बात तो नहीं होगी, घर से कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हो गया, यही मन में तरह तरह का ख्याल अब दीपा सोच रही थी। लेकिन जब 2 दिन बीतने के बाद में दीपा शाम का वक्त था और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, बड़ा सा परिवार था, और तभी जैसे दीपा के कानों में रोहित की आवाज सुनाई पड़ी, दीपा दीपा आओ, मैं उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर हम मिला करते थे। अब जैसे दीपा को लगा कि जैसे रोहित उनके पास में खड़ा होकर के कान में आवाज दे रहा है कि दीपा पोखर के पास में आ जाओ, हम वहीं पर मिलेंगे। अब फिर दीपा
बिना कुछ सोचे समझे अब देखा कि आसपास के लोग अपने काम में, अब परिवार के लोग लगे हुए हैं और अच्छा मौका था, शाम का वक्त था, अंधेरा हो चुका था। अब बिना कुछ सोचे समझे अब दौड़ पड़ी थी। गांव से थोड़ी ही दूरी पर पोखर था, झटके से पहुंच गई। तब वहां पर रोहित नजर आया, खड़ा इंतजार कर रहा था। अब दीपा दौड़ती हुई जाके रोहित के गले लगे कि रोहित, तुम रहते कहां पर हो? मैं तो तुम्हें तलाश कर रही थी, तुम घर पर भी नहीं दिखाई दिए। अब तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया था? तुम मुझे अकेला छोड़ करके और ना जाने मेरे साथ में अब ऐसा क्या हुआ कि मैं तो अब एक तरह से अब सर का दर्द निकल ही नहीं रहा था। जो भी दीपा उस टाइम बताना था उसने बताना शुरू किया। तो बात क्या है आशीष, बात क्या है रोहित? अब जो रोहित था ना, दीपा को बताने लगा कि सुनो दीपा, मुझे तुमसे कुछ बताना है। लेकिन दीपा कह रही थी पहले ये सवाल का जवाब दो कि तुम मुझे उस दोपहर में और इसी जगह पर तुम मुझे अकेले छोड़ करके क्यों चले गए थे? आइए, तुम्हें हो क्या गया है रोहित? तुम तो ऐसा मेरे साथ में कभी व्यवहार नहीं करते थे, ये अचानक तुम बिल्कुल बदल गए हो। अब जो दीपा थी रोहित को कंप्लेंट दे रही थी कि तुम पहले से बदल चुके हो, पहले वाला रोहित नजर नहीं आ रहे हो। अब दीपा अब रोहित के पास ही थी और रोहित बिल्कुल सटे हुए दीपा के अब साथ में बैठे हुए थे और रोहित कह रहे थे कि दीपा, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन दीपा उस टाइम कहने लगी कि नहीं नहीं, अभी तुम मेरे इन सवालों को जवाब दो। क्या तुम मुझसे ऊब चुके हो? क्या मुझसे अब तुम प्यार नहीं करते? तब रोहित कहने लगे नहीं नहीं, मैं तुमसे तो बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। अब रोहित कस्में खाने लगे कि नहीं नहीं, तुम्हारे जो सोच है बिल्कुल अलग है, मैं तुमको कभी छोड़ ही नहीं सकता हूँ। इसके बाद दीपा और रोहित उस जगह पर ना जाने कितनी देर तक अब बैठे रहे, प्रेम करते रहे। अब फिर रोहित बोले कि चलो अब दीपा अपने घर चले जाओ, रात ज़्यादा हो गई, कहीं तुम्हारे परिवार के लोग ढूंढते हुए यहाँ तक ना आए, बात का बतंगड़ ना बना दे। जाओ दीपा, तुम निकल जाओ। तब दीपा कहने लगी रोहित, तुम अपने घर नहीं जाते हो क्या? कहाँ रहते हो तुम? तब रोहित बोलने कि मैं बताना चाहता हूँ लेकिन अब जाओ, अब वक्त नहीं है। वास्तव में दीपा अब देखी कि हाँ, अंधेरा काफ़ी हो चुका है, अब परिवार के लोग कहीं ढूंढ ना रहे हो। अब तब दीपा घर की तरफ निकल गई। अब वास्तव में आते जाते दीपा को कोई नहीं देखा था। अब फिर अपने काम में, जो भी था घर के काम में लग चुकी थी। अब फिर अगले शाम दीपा जो थी ना, जैसे अंधेरा हुआ ना, अंधेरा होते ही और अपना जैसे सूध बूध खोने लगती थी, बेचैनी मन में बढ़ जाती थी। बस उसको यही मन में आता था कि कैसे भाग करके मैं उस पोखर के पास चली जाऊं और जाकर रोहित से मिलूं, उससे प्रेम करूं, वो भी मुझसे प्रेम करे। ऐसा ही अब रोज रोज होने लगा। दीपा जैसे अंधेरा होता, 7 बजता या जो भी टाइम होता, अंधेरा होने के बाद में वो घर से निकल जाती थी बिना किसी को बताए हुए। आओ वापस लौटती कुछ देर के बाद में, जब रोहित दीपा आपस में प्रेम कर लिए होते। इसके बाद वो घर में आ जाती थी। ऐसे ही लगभग अब दीपा के साथ में रोज होने लगा था। 15 दिन तक ऐसा ही दीपा अब लोगों की नज़र बचा के, अपने परिवार की नज़र बचा करके और वहाँ पोखर पर अब रोहित के साथ अब घंटों समय बिताया करती थी। इसके बाद वो घर में आ जाया करती थी, किसी को पता भी नहीं चलता था। इतना बड़ा परिवार था, सब आपस में अब एक दूसरे को अब कौन देखता है, छोटा फैमिली हो तो ध्यान भी रखे। लेकिन जो दीपा के नाना जी थे ना, एक सुबह जब दीपा उनके सामने आई तो चेहरा देख कर के चौंक गए। दीपा के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, रंगत जो थी अलग आज दिखाई दे रही थी। दीपा के नाना जी उसका चेहरा देख करके चौंक गए और कहने लगे, दीपा क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है ना बेटा? दीपा बोली, हाँ नाना जी बिल्कुल सही है, बस हल्का सा सर में दर्द रहता है और
हल्का सा बुखार जैसे शरीर के अंदर आता है। तब दीपा के नाना जी अब दवा भी दी है, वैद्य थे, वो वैद्य भी थे और तांत्रिक भी थे, लेकिन उस टाइम इन चीज़ों को देख नहीं पाए थे। उनको लगा कि दीपा का अब मामूली से बुखार वगैरह है और हम दवाई वगैरह देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन दवाई देने के बाद जब सही नहीं हुई दीपा, अब चेहरे का रंगत बदला हुआ था, शरीर में बुखार रहता था, सर में दर्द रहता था। तब अब जब नाना जी पूछने लगे कि दीपा अब तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है, तब दीपा ने बताया कि नाना जी अभी कोई ज़्यादा सही नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसे ही महसूस हो रहा है। तब नाना जी को शक हुआ। अब नाना जी तांत्रिक भी थे, वैद्य होने के बाद अब तंत्र मंत्र का भी काम करते थे। अब उनको शक हो गया था कि कहीं दीपा के साथ में कोई साया हुआ है का चक्कर तो नहीं है। तब दीपा को अपने सामने बिठा करके अब तंत्र मंत्र का प्रयोग करने लगे और उनका जो शक था ना बिल्कुल सही निकला। उनको बिल्कुल पता लग गया था कि इसके ऊपर में कोई साया तो नहीं, साया तो है, लेकिन साया किसका है अभी वो इतना जान नहीं पाए थे। लेकिन इतना तो जान चुके थे कि हाँ, दीपा के ऊपर कोई साया की सवारी है। अब साया कौन है, उनको लगा कि नानी से ज़्यादा मोहब्बत करती थी दीपा, नानी से इतना प्यार करती थी, अब कहीं नानी ही इसके ऊपर तो नहीं आ गई है। ऐसा ही सोचना था दीपा के नाना जी के। आप पूछने लगे कि दीपा बताओ, क्या तुम्हारी नानी तुमसे दिखी थी, तुमसे मिली है मरने के बाद भी, बताओ, सही बताओ। और तब तक परिवार के लोग सब इकट्ठा हो गए थे। सब पूछने लगे कि आखिर किसका साया है, किसका साया है, कौन हो सकता है। अब जो दीपा थी ना घबरा गई थी। नाना जी पूछ रहे थे, परिवार के लोग पूछ रहे थे कि नानी जी तो तुम पर नहीं आई है, नानी जी से तुम्हें सपने में तो नहीं आती। अब तरह तरह के नानी के बारे में सवाल पूछने लगे। आज जो दीपा थी नानी से अब बहुत प्रेम करती थी। अब वो कैसे माने कि नानी भूत बन गई है। जो सच था ना वो दीपा ने बता दिया कि नानी मेरी भूत नहीं बनी है, मेरे ऊपर में वो सवार नहीं है। तो कौन सवार है, क्या बात क्या है, बात तो बताओ। लेकिन दीपा उस टाइम बता नहीं पाई, उस बात को, राज को वो छिपा गई। अब मन ही मन सोचने लगी कि ऐसा कौन सा साया उनके ऊपर में आ चुका है। वो तो सिर्फ मिलने जाती है रोहित से, इसके अलावा तो किसी से मिलती नहीं। आखिरकार जो नाना जी थे अब झाड़ फूक तो करते थे। अब उनको तो पता चल ही गया था कि दीपा के ऊपर में कोई प्रेत आत्मा शक्ति है और वही दीपा को परेशान कर रही है। दीपा अब अपने मन की बात किसी से बताना चाहती थी और आखिरकार अपने जो सहेली थी अब उससे कुछ पूछना शुरू कर दिया। अब दीपा ने जो सवाल अपनी सहेली से पूछा ना तो हैरान रह गई थी। ऐसा लगा कि उसकी दुनिया उजड़ चुका है, लेकिन कैसे संभव है। दीपा अपनी सहेली से रोहित के बारे में पूछा कि रोहित अपने घर में नहीं रहता है क्या है, जब मैं देखती हूँ वो घर में दिखाई नहीं देता है, तो रोहित कहीं बाहर चला गया क्या। तब दीपा की सहेली ने बताया, क्या तुमको मालूम नहीं है रोहित के बारे में दीपा। तब दीपा बोली कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम है कि रोहित कहाँ पर है। तब रोहित, जो दीपा की सहेली थी ना, अब दीपा को बताना शुरू किया कि रोहित अब इस दुनिया में नहीं है, मरे हुए उसको 6 महीना हो चुका है। अब तो दीपा अब एकदम जैसे प्राण सूख गए उसके। ये कैसे हो सकता है भाई, रोहित उसे हर शाम को मिलता है उस पोखर के पास में, और अभी 2 महीने पहले जब कॉलेज में थी तब भी शाम के टाइम अब रोहित से मिली थी। हम एक जगह पर घूमने भी गए थे उसके साथ में, तो मरने के बाद में कैसे कोई आ सकता है। दीपा आश्चर्य में डूबी हुई, ये सदमा जैसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि आखिर ये कैसे हो गया, कैसे मर गया। तब दीपा की सहेली ने बताया कि उसकी मौत
ट्रेन एक्सीडेंट में हुई। वो पटरी पार कर रहा था, उसका ध्यान शायद इधर उधर होगा और तभी ट्रेन कुचल करके चली गई और उसका मौत उसी जगह पर हो गया। और इस बात को लगभग 6 महीना हो चुका है। अब जो दीपा थी समझ में आ चुका था कि उसका प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं है, जिससे वो बेहद प्यार करती थी। तो ये जो उसके साथ में मिलता है, क्या रोहित का वो प्रेत है, रोहित का आत्मा है? सही मायने में दीपा को विश्वास नहीं हो रहा था, डर गई थी। लेकिन अब वही उनके साथ में हो रहा था। आखिरकार अब वो सवाल को जवाब और ढूंढना शुरू किया। अब दूसरी सहेली से वही सवाल को पूछा। कहीं ये सहेली झूठ तो नहीं बोल रही है। लेकिन उनकी दूसरी सहेली ने यही बात बोला कि हाँ दीपा, बिल्कुल बात सही है, रोहित का मौत 6 महीना पहले हो चुका है। अब इसके बाद जो दीपा थी ना, डर करके कांप गई थी और एक तरह से बेसुध हो गई थी। घर में आई तो जरूर, लेकिन बेहोशी की हालत में। अब घर के पूरा परिवार दीपा के पास में था। नाना जी भी आ गए। क्या हुआ दीपा को, क्या हुआ? अब झाड़ फूक तो उसका चल ही रहा था, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे नाना जी दीपा के कि आखिर उस पर कौन सी शक्ति सवार है। अब जब झाड़ फूक उन्होंने दोबारा से शुरू किया, तब दीपा होश में आ गई थी। दीपा से अब उन्होंने पूछना शुरू किया पर्सनल में, अकेले में, कि दीपा सच बता बेटा, ये बात क्या है? ये तुम्हारे ऊपर में जो साया है, क्या कौन है तू जानती है? लड़का है, लड़की है? तब दीपा सब कुछ बताना शुरू किया कि नाना जी मेरा दोस्त है, मैं उससे बेहद प्रेम करती थी और मरने के बाद भी वो हमसे मिलता था। ऐसा कैसे संभव है नाना जी? अब नाना जी थे ना, सब खेल समझ चुके थे। अब उनके लगा कि अब बिटिया के अब ऊपर में जो साया सवार है, ये तो रोहित का आत्मा ही है। ये मरने के बाद भी बिटिया से, दीपा से आकर के मिलता है। अब इसका इलाज तो जरूरी है। अब तांत्रिक तो थे, अब समझ में भी आ चुका था कि अब उनके ऊपर में किसका साया है। इसके बाद जो नाना जी थे, अब तंत्र मंत्र का दोबारा से प्रयोग किया और जो शक्तिशाली मंत्र था, अब वो प्रयोग मिली है। इसके बाद दीपा के शरीर से अब रोहित की आत्मा हट चुकी थी। लेकिन दीपा काफी दिनों तक बीमार रही। ये जो घटना था उनके दिमाग में बसा हुआ था, एक तरह से सदमा लगा हुआ था। परिवार के लोग अब धीरे धीरे अब दीपा को सदमा से उतारने की कोशिश कर रहे थे। फिर अब उसको अपने घर, जहाँ पर दीपा रहती थी, वहाँ चली गई। ये जो कहानी दीपा के साथ में हुआ है, अब दीपा बताती हैं कि आज भी वो सदमा में भूल नहीं पाई। जैसे लगता है कि रोहित की आत्मा मेरे आसपास में ही मंडरा रहा है। आज भी वो लगता है कि मेरे से मिलने के लिए अब इधर उधर जैसे खड़ा हो, जैसे आवाज़ कोई देने वाला हो। ऐसा ही दीपा के साथ भी आज भी महसूस होता है। खैर, दीपा अब शादीशुदा हैं और अपना गृहस्थ की ज़िंदगी जी रही हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो कहानी है ना, बड़ा अजीब सी है। दिन के टाइम में, रात के टाइम में तो हम भूत प्रेत को अक्सर देखा करते हैं, अब नज़र भी आते हैं। लेकिन जो रोहित की आत्मा था ना, भरी दोपहरी में 1 बजे दीपा को दिखाई दिया था। भरी दोपहरी में सूरज के सामने में, जबकि अधिकांश ऐसा नहीं होता था। तो जरूर उसके आत्मा में कोई शक्ति आ गई होगी, और तभी तो ये दीपा के साथ में ऐसा अब करता था। तो दोस्तों, ये जो कहानी है कैसी लगी आपको? और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और सच पर आधारित कहानी है। दीपा के साथ जो घटना घटी है, और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों,
अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कहानी को भेज सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।